Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to English by Rajesh Yadav YouTube channel. सभी का अभिनंदन है, सभी को सलाम दुआ बड़कम प्रणाम सत श्री अकाल हनी अम्मा हाय हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाय राजेश यादव यूट्यूब चैनल। सभी का अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए सेशन लेकर के आया हूं, जहां पर हम लोग एडजेक्टिव से रिलेटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे और एक एक डायमेंशन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज को समझना है। 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में जो भी प्रश्न आएंगे इस लेक्चर्स के बाहर नहीं आएंगे। यह तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता सकता हूं आपको, और यह भी बता सकता हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, जितना बताया जाए उतना आप काम करते रहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आई विल हैंडल ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग मी? चलिए, तो यहां पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा था कि आज का जो लेक्चर है एक तरीके से रामबाण साबित होने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो आप लोग सावधानी पूर्वक इसको देखते रहे, और जहां कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप लोग बेहिचक अपने प्रश्न को रेज करेंगे, सो दैट आई कुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। तो मैं आपके सामने बीपीएससी, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा जो अपना अनुभव है, जो मैंने टीआरई 2.0 में क्वेश्चंस कराए थे, ग्रामर से एक भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा था जो मैं सेशन में ना कराया हूं। इसके लिए मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए एक सेशन भी प्रेजेंट किया था, जो मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आया। तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ डायमेंशन से बातें करूंगा। इंग्लिश लिटरेचर भी मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, और यहां पर चीजों को आप लोग देखते रहिए और उसको समझते रहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर दिया जाए। शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे देता है। तो आप सभी जानते हैं शिक्षित होना कितना जरूरी है, साक्षरता का क्या मतलब है। आप लोग जब टीचर बनेंगे तब आपको बिल्कुल ना भान हो जाएगा इस बात का। देखिए, ज्ञान और अनुभव ये दोनों दो चीजें हैं। पढ़ने से ज्ञान होता है, लेकिन अनुभव पढ़ने से नहीं होता। उसको जिंदगी में अलग अलग डायमेंशंस पर ना देखना पड़ता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को झेलना पड़ता है, तब आपको अनुभव प्राप्त होता है। लेकिन शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे देता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पर मैं आपके सामने जो डायमेंशन प्रेजेंट करने जा रहा हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिए। शालिनी गेव मी अ सिस्टरली टच यस्टरडे। आपके सामने ये जो सेंटेंस कह रहा है कि शालिनी ने मुझे एक सिस्टरली टच दिया। एक बात बताइए, जहां पर आप सिस्टरली टच के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यू मस्ट हैव क्लैरिटी ओवर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि इसमें से आपको क्या पहचानना भाई, कि इसमें से जो सिस्टरली शब्द है वह क्या है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिस्टरली जो वर्ड है क्या है, एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है, यह इस पर आप लोगों को बात करना है। ध्यान रखिए, दो तीन चीजें मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। ऐसे मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बताना चाह रहा था कि इस सिस्टरली जो शब्द आपके लिखा गया है इस वाक्य में, ये क्या है। देखें, ऐसे टच जो शब्द है वह आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। आई टच्ड हर, तो वहां पे टच्ड की जो वर्ड यूज किया गया सब्जेक्ट के बाद वह वर्ब है, लेकिन इसमें जो वर्ड आपने लिखा हुआ है और सिस्टरली टच, यहां पर ये नाउन का काम करता है। और ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, कि नाउन के पहले जो शब्द हम लोग यूज करते हैं वह प्राइमरली आपका एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? प्राइमरली एडजेक्टिव होता है। जैसे आप किसी को कह देते हैं गुड बॉय, बैड बॉय, तो यहां पर आप वाइज मैन के बारे में बात कर लेते हैं, वाइज मैन। तो यहां पर मैन जो वर्ड है आपका नाउन है और वाइज है एडजेक्टिव। उसी तरीके से जब टच इस वाक्य में नाउन है तो सिस्टरली वर्ड क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि यहां पर आने वाला जो वर्ड है वह एडजेक्टिव होगा। तो यहां पर मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ लेना चाहिए, कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन नाउन के लास्ट में यदि हम लोग एलवाई जोड़ देते हैं तो वो वर्ड आपका क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है।
क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। आप कहेंगे कि कैसे सर, तो वह मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं कि वो कैसे बनता है। 1 मिनट के लिए आप लोग इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहां कहीं पर भी डाउट होता है प्लीज आप अपने प्रश्न को रेज करते रहेंगे सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग? चलिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये कहा गया कि यहाँ पर ना फादर वर्ड है, सिस्टर वर्ड है या सिस्टरली वर्ड है, तो यह क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने ये जो सेंटेंस यूज किया है, यहाँ पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आपने नाउन के बारे में बात किया, फादर, सिस्टर, मदर, तो फादर जो वर्ड है ये नाउन है। इसमें आप जब एलवाई जोड़ते हैं, फ्रेंड वर्ड आपका नाउन है, जब आप इसमें एलवाई जोड़ देते हैं तो ये जो वर्ड का जो फॉर्मेशन होगा, जैसे आप फादरली के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फादरली जो शब्द है आपका एडजेक्टिव है, वैसे ही फ्रेंडली जो शब्द है यह भी आपका एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला कि नाउन में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है भाई? एडजेक्टिव का नाम फॉर्मेशन होता है। यह बेसिक क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आता रहता है, तो उसको आप लोगों को देखना है और सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझना है। कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न को रेज करते रहेंगे ताकि मैं इसको आगे आपके सामने ना प्रेजेंट कर सकूं। क्लियर? तो यहां तक किसी को डाउट है? प्लीज आप लोग बताएंगे यदि यहां तक किसी को डाउट है। तो मैं यहां पर आपके सामने एक एक चीज प्रेजेंट करता हूं और यहां पर आपके सामने नाउन के लास्ट में जब हम लोग क्या करते हैं भाई, नाउन के लास्ट में जब हम लोग एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। आप कहेंगे कैसे? तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि एलवाई जोड़ देने से वो कैसे नाउन बन जाता है। जैसे पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहां पर हमने लिखा, जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है यहां पर आप उसको समझिए और देखते रहिए, ठीक है? जैसे फ्रेंडली आपने शब्द लिखा, वैसे ही आपके सामने माइजरली वर्ड लिखा है, वैसे ही आपने कवर्डली शब्द का प्रयोग किया ना। स्कॉलरली शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टरली, ब्रदरली, मदरली जो शब्द है, मदर जैसा, फादरली मतलब फादर जैसा, फ्रेंडली मतलब ना मित्र जैसा या मित्रवत जो बिहेवियर होता है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है। फादरली, मदरली, सिस्टरली, ये जितने शब्द हैं ये सभी के सभी क्या है भाई? तो आप कहेंगे कि ये सभी जो स्टेटमेंट आपके सामने है वह आपके एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड जो वर्ड है नाउन है, माइजर जो वर्ड है नाउन है, कवर्ड नाउन है, स्कॉलर नाउन है, सिस्टर नाउन है, फादर नाउन है। वैसे ही आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे निगड़ जो होता है, निगड़ के बारे में यदि बात कर लेते हैं तो निगड़ जो शब्द है यह भी माइजर का सब्स्टिट्यूट वर्ड है। तो जब हम लोग निगड़ में एलवाई जोड़ते हैं तो वह शब्द क्या बनता है भाई? निगड़ में, निगड़ का मतलब माइजर होता है, निगड़ली वर्ड बनेगा, निगड़ली वर्ड बनेगा। तो ये निगड़ली जो वर्ड आपने लिखा हुआ है यह भी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। गेटिंग? तो ये आप लोगों के सामने ध्यान रखना है और सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझना है। कहीं पर डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपने प्रश्न को रेज करते रहेंगे ताकि मैं उसको आपके सामने ना लिख पाऊं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या ना करें। अरे भाई आप कुछ मत कीजिए, आर यू गेटिंग? आप वही काम कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। गेटिंग? चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। Sometimes आपको you face a lot of turning points in your life, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको परेशान नहीं होना है। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है कि हाउ विल यू मेक एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड से आप एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंड जो वर्ड है इससे एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे अभी आपको मैंने बताया था। फ्रेंड पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वर्ड है क्या। फ्रेंड जो वर्ड आपके सामने लिखा गया है सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि फ्रेंड वर्ड है क्या। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड जो शब्द है वो एडजेक्टिव नाउन है, और जब यह नाउन है तो मैंने अभी आपके सामने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नाउन के साथ हम लोग जैसे ही एल वाई जोड़ते हैं तो वर्ड क्या बनता है? तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव बनता है। तो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अलग अलग डायमेंशंस पर मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। जैसे सिस्टर से सिस्टरली लिख देते हैं, स्कॉलर से स्कॉलरली लिख देते हैं, फ्रेंड से फ्रेंडली लिख देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फ्रेंड में जब आप एल वाई जोड़ेंगे तो आपको अब ना पता लग जाना चाहिए कि वर्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो फ्रेंडली होगा, और फ्रेंडली जो शब्द होगा वह आपका एडजेक्टिव होगा। तो आप एल वाई जोड़ करके आप फ्रेंड में क्या कर सकते हैं? आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। सिस्टर में आपने सिस्टर जो शब्द है उसी में आपने एल वाई जोड़ दिया, फादर जो शब्द है उसमें आपने एल वाई जोड़ दिया। तो इस तरीके से शब्द आप ना फ्रेम कर सकते हैं। गेटिंग में?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और मैं आपके सामने अलग डायमेंशंस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं। सभी लोग अपनी स्वीकृति दर्ज कराते रहेंगे, कहीं पर डाउट होगा तो प्लीज आप लोग पूछते रहेंगे ताकि मैं अपना बेस्ट दे पाऊं और आप भी अपना ना बेस्ट दे पाएं और एक तरीके से मिल करके हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो क्या यहां तक आप लोगों को कोई डाउट है कि एडजेक्टिव का निर्माण कैसे होता है? कुछ नहीं करना है, आपको नाउन में एल वाई जोड़ देना है, ठीक है। सिस्टरली टच, फ्रेंडली बिहेवियर, ना मदरली फीलिंग, फादरली फीलिंग, स्कॉलरली एटीट्यूड, कुछ भी आप लिख लीजिए, जो भी आप लिखेंगे वो आपका एडजेक्टिव होगा। दूसरा आपके सामने क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं, इसको आप लोग देखेंगे, हाउ विल मेक एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड माइजर। माइजर को आप एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? भाई आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि माइजर को पहले समझना पड़ेगा कि यह है वर्ड क्या, और जब आपके सामने नाउन रखा गया है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाउन में जब आप एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, किस शब्द का निर्माण करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर एडजेक्टिव का निर्माण हो जाएगा। तो उस तरीके से आपके सामने मैंने माइजर शब्द लिखा और इसमें मैंने एल वाई जोड़ करके क्या बना दिया, माइजरली बनाया, और माइजरली वर्ड क्या बनेगा भाई, एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताते रहेंगे, सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। डिवाइन टीचिंग पर आप सभी का अभिनंदन है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके सामने डिवाइन टीचिंग दिख रहा होगा गेटिंग में। कितने लोगों को डिवाइन टीचिंग यहाँ पर दिख रहा है? इस कोने पर ना, यहाँ पर इस कोने पर आपके सामने डिवाइन टीचिंग कितने लोगों को दिख रहा है सामने? तो जो डिवाइन टीचिंग दिख रहा है, डिवाइन टीचिंग का मतलब होता है दिव्य शिक्षण। तो इसी को प्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं और यहां पर आप लोग देखेंगे और समझने का भी प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और यह प्रश्न है, रंजीत इज अ माइजर या माइजरली मैन। फटाफट आप लोग बता देंगे यहां पर माइजर वर्ड आएगा कि इनमें इन दोनों शब्दों में से कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे, बताइए तो फटाफट, माइजर और माइजरली। एक चीज क्लियर कीजिए, सबसे पहले आपको मैंने यही बताया था कि भाई एडजेक्टिव जब हम लोग बात करते हैं तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या करता है भाई? एडजेक्टिव वह शब्द है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, और नाउन को ही हम लोग रिप्लेस करके क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। तो ये दो तरीके से आपके सामने ये सेंटेंस में यूज किया जाता है। और जैसे मान लीजिए आपने कह दिया ही इज अ गुड बॉय, तो गुड के बाद जो बॉय शब्द आपने लिखा वो नाउन है, और नाउन के पहले जो गुड शब्द है वो एडजेक्टिव है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जब आप नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो नाउन से पहले, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई भी लड़की है, और इसके बारे में आप जो कुछ भी कहिए, जो कुछ भी कहिए आप इसके बारे में लिख दीजिए टॉल है, आप लिख दीजिए वाइज गर्ल है, आप लिख दीजिए स्मार्ट गर्ल है, गुड गर्ल है, जो कुछ भी आप लिखेंगे, फेयर है, टॉल है, ब्लैक है ना, ब्यूटीफुल है, जितना लिखना है लिख दीजिए। यहां पर ये जितने भी शब्द आपके सामने लिखे जाएंगे वे सभी के सभी शब्द आपके एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था भी, नाउन के पहले आने वाला, माइजर भी नाउन है, ये वर्ड भी नाउन है, तो दो नाउन पैरेलल तो आप सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, मैन गर्ल, मैन गर्ल, मैन बॉय, मैन विमेन। तो ये जो आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, नाउन के पहले आपको मैंने बताया था कि एडजेक्टिव नाउन से कैसे बनाते हैं। नाउन में एल वाई जोड़ने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो यहाँ पर मैन के पहले जो माइजरली शब्द है वो आपका एडजेक्टिव है, और माइजर नाउन है। तो आप माइजर नहीं लिख सकते क्योंकि मैन शब्द नाउन ऑलरेडी लिखा गया है, तो दो नाउन वाक्य में आप यूज नहीं कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझा करें, ठीक है। चलिए यहां पर जैसे मैंने आपके सामने दूसरा प्रश्न रखता हूं, तो आप माइजरली शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी आपको बताया था ना, सिस्टरली के बारे में बातें करते हैं, ब्रदरली के बारे में बात करते हैं, तो सभी के सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यहां पर आप लोग देखिए, और जो चीजें न समझ में आए वो पूछते रहिए। He gave me a few letter and requested me to drop them के बारे में बात कर रहे हैं। उसने मुझे कुछ लेटर दिया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इसको ड्रॉप कर देना, यानी आप उसको पोस्ट कर देना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बात बता दीजिए, जहां पर आपने कहा है कि उस व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और उसने मुझे एक लेटर दिया और कुछ लेटर दिया और उसके बाद कहा कि भाई आप इसको ड्रॉप कर देना,
इसको आपको बताना है कि इस किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है। मैं कह देता हूं फाइंड आउट द एरर इन द गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पर ए लिखा गया है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आपके सामने डी लिखा गया। थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाएगा। एक कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि वह कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, एक शब्द फ्यू होता है और एक शब्द होता है लिटिल। ये दो तरह के शब्द होते हैं। फ्यू का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और जब भी फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं तो वह फ्यू के बाद जो काउंटेबल नाउन आती है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, इसका प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, अनकाउंटेबल शब्द के लिए यूज करते हैं, अगणनीय संज्ञा के लिए यूज करते हैं जिसकी गणना नहीं हो सकती। जिसकी गणना हो सकती है उस केस में हम लोग फ्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्यू के बाद आने वाला जो शब्द होता है, चाहे आप अ फ्यू के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप केवल फ्यू शब्द के बारे में बात कर लीजिए, चाहे आप द फ्यू के बारे में बात कर लीजिए, ये चीज आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यदि ऐसी अवस्था आती है तो उस केसेस में आप क्या करेंगे। हमने आपको क्या बताया भाई? हमने आपको ये बताया कि जब भी आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें तो आपको क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए और वह कि फ्यू और अ फ्यू के बारे में जब बात करते हैं तो आप दो चीजों का ध्यान रखेंगे और वह यह है कि चाहे आप फ्यू शब्द का प्रयोग कर लें, चाहे आप अ फ्यू के बारे में बात करें, चाहे आप द फ्यू के बारे में बात कर लीजिए, यह तीन तरीके से इस शब्द का प्रयोग होता है। इनके बाद हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं, बहुवचन की संज्ञा ही यूज की जाती है। आप एकवचन की संज्ञा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि उसने मुझे अ फ्यू के बाद जो आपने यहां पर लेटर जो शब्द लिखा हुआ है, चाहे आप फ्यू के बारे में बात करें, अ फ्यू के बारे में बात करें, द फ्यू के बारे में बात करें, आगे आने वाला शब्द हमेशा प्लूरल चाहिए और प्लूरल होना चाहिए। तो लेटर जो शब्द आपने लिखा हुआ है, ये लेटर नहीं आएगा। यहां पर आपको पता है क्या लिखना चाहिए था? आपको लेटर्स लिखना चाहिए था। फ्यू के बाद जो शब्द आपने लेटर लिखा हुआ है, वहां पर क्या होना चाहिए था भाई? लेटर्स होना चाहिए था। यहां तक किसी को डाउट है? जब आप फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स और फ्यू बॉय और फ्यू गर्ल्स के बारे में बात करते हैं और फ्यू पेन्स और फ्यू बुक्स के बारे में बात करते हैं, तो ध्यान रखें फ्यू जब भी आता है काउंटेबल नाउन के लिए आता है और उसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल होती है, कभी सिंगुलर नहीं होती। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। जैसे आप कहते हैं लिटिल मनी, मनी काउंटेबल नहीं है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मनी जो शब्द है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। क्लियर होना चाहिए, मनी को हम गिनते नहीं है, हम लोग करेंसी को गिनते हैं, क्वाइंस गिनते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर। तो मेरे को लग रहा है कि सभी लोगों को पता लग गया होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। गेटिंग मी? चलिए यहां तक दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया था कि जब आपने यहां पर लेटर जो शब्द लिखा है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था भाई? लेटर्स होना चाहिए। क्लियर? फ्यू बॉयज लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप लिखते हैं। फ्यू पेन्स के बारे में बात कर सकते हैं ना, और फ्यू गर्ल्स के बारे में बात कर सकते हैं, द फ्यू बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप फ्यू बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तो जब भी आप इस तरह के शब्द का प्रयोग करें तो ध्यान रखना है कि आपको क्या यूज करना है और क्या यूज नहीं करना है। गेटिंग मी? गेटिंग? चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रखता हूं। इसको आप लोग देखें और सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को समझते रहें। नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछते रहेंगे, ठीक है? आते हैं दूसरा प्रश्न आपके सामने। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ये जो वर्ड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने ना ये लिख दिया है, तो फिर मैं इसको मिटा ही देता हूं। 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखें। मैंने ये ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है। तो फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग हम किस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे भाई? फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के केस में करते हैं।
ये जो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं इन सभी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे ये सेंटेंस मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पर, और यहाँ पर आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर रेडी में लिखा गया सेंटेंस दिस ड्रेस इज डॉट 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 एंड दैट वन इज माइन के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें आपके सामने यहाँ पर ड्रेस शब्द के बारे में बात हो रहा है कि ड्रेस जो शब्द है वो है क्या। ड्रेस का प्रयोग जब आप सेंटेंसेस में करते हैं, वाक्यों में करते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझने का प्रयास करना है कि ड्रेस जो वर्ड है वह नाउन है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपने यहाँ पर सेंटेंस से बातें किया है। तो जब भी आप इस तरह के स्टेटमेंट का प्रयोग करें तो ध्यान रखें आपको क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो तैयार हैं आप सभी लोग। चलिए दिस ड्रेस इज डॉट 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 एंड दैट वन इज माइन के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सेंटेंस आपके सामने। मैंने ये बताया कि ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ बुक के तो बारे में बात नहीं हो रहा है, ये तो नाउन है। और जब आप ड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो बुक वाले शब्द के बारे में हटाई दीजिए। आपने ये बताया कि ये ड्रेस मेरा है और वह ड्रेस आपका है, कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ध्यान रखिए दो शब्द होते हैं जहां पर हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में जब बात करते हैं तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आने वाले जो शब्द होते हैं इनके बाद हमेशा हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? नाउन आता है। जैसे आप माय के बारे में बात कीजिए, आर के बारे में बात कीजिए, योर के बारे में बात कीजिए, हिज हर के बारे में बात कीजिए, इनके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे माय बुक, माय फादर, योर ब्रदर, आर स्कूल, योर स्कूल, हिज स्कूल, तो नाउन होना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को पता हो जाना चाहिए कि एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, और उस पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करते। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम लोग नाउन का प्रयोग नहीं करते। जहां पर हम लोग माइन शब्द लिखते हैं, जहां पर हम लोग आर्स लिखते हैं, जहां पर हम लोग योर्स लिखते हैं, जहां पर हम लोग हर्स लिख देते हैं, तो इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं इनके बाद हम कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। जब पहले ही नाउन लिखा जा चुका है तो आप यहाँ पर बुक वाले शब्द को तो हटा ही दीजिए। आप अकेला योर का प्रयोग नहीं कर सकते इस सेंटेंस में, क्योंकि योर के बाद, इन शब्दों के बाद तो आपको नाउन चाहिए हरीगढ़ी में, और इस वाक्य में ड्रेस पहले ही लिखा जा चुका है। इसलिए आपके पास एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कि वहां पर स्टेटमेंट आपका क्या आएगा भाई? योर्स आएगा। गेटिंग में? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमने आपके सामने ये बताने का प्रयास किया है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रेडी में? चलिए, घर से क्लास लेने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार आवाज बाहर से आती है, रोड से बाहर ना। यदि आपके पास बहुत सारी चीजों का व्यवस्था नहीं है तो कई सारी समस्याएं आपके सामने आने लगेंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग बताएंगे। चलिए आगे मैं बातें कर लेता हूं। यहाँ पर सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, मैं एक चीज आपको बताता हूं। आई हैव, आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, वह सेंटेंस आपका है, पता है क्या? मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा आई हैव लिटिल या फ्यू मनी टू वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस आपको, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में जहां पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जब बात करते हैं तो। गेटिंग में? जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस में आपको फ्यू और अ फ्यू के बारे में बात करना हो तो कैसे आप यूज करेंगे? भाई एक बात बता दो, पहले तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि मनी जो शब्द है ये क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया था कि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए, और लिटिल जो शब्द होता है वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। गेटिंग? तो यहां पर आप यही बोलेंगे आई हैव लिटिल मनी टू वेस्ट, मेरे पास ना के बराबर पैसा है बर्बाद करने के लिए। इसमें एक और चीज आपको समझ लेना चाहिए कि जब हम लोग बात करते हैं फ्यू और लिटिल के बारे में, तो फ्यू भी नकारात्मक शब्द होता है और लिटिल भी नकारात्मक शब्द होता है। इन दोनों का मतलब होता है नेग्लिजिबल। क्या होता है भाई? नेग्लिजिबल के बारे में बात करते हैं, नगण्य हिंदी में बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं रखता हूं और इसको आप लोग देखिए और समझिए।
सेंटेंस आपके सामने, आपने वेल्थ के बारे में बात किया, क्या आप वेल्थ शब्द को गिन सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो उस केसेस में कम से कम फ्यू शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इनफ जो शब्द है ना, इनफ जो शब्द है वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जाता है। जैसे इनफ वेज, इनफ बुक्स, वहीं पर आप इनफ वाटर, इनफ वेल्थ, इनफ मनी, इनफ नॉलेज। तो इनफ नॉलेजेज तो नहीं बोलेंगे ना, नॉलेजेजेस, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता, नॉलेज को प्लूरल बना रहे हैं आप। तो इनफ नॉलेज बोल सकते हैं ना, लिटिल नॉलेज बोल सकते हैं। तो ये जो यहां पर मैं लिख ही देता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो इनफ शब्द है, जो इनफ शब्द है ये आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। रेडी में? ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए। आपने बताया दिस कार इज टू मच या मच टू एक्सपेंसिव, आपने ये बताया। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं इस दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है। तो 1 मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखिए और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों शब्दों में आखिर क्या डिफरेंस है। गड्डी में जब हम लोग बात करने लगते हैं इनफ और किसके बारे में भाई? इनफ के बारे में। और मैं थोड़ा सा ऐसे मैं आगे इसके मैंने लिखा ही है, ठीक है, मैंने आगे ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है कि इनफ और इसमें क्या अंतर है। ऐसे फिर भी मैं बता ही देता हूं, ऐसे मैं फिर भी आप लोगों के सामने बता ही देता हूं कि इनफ के बारे में जब बात करते हैं और ना फ्यू के बारे में बातें करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहले क्लियर कर देता हूं, ये वाला जो स्टेटमेंट आपके सामने है, यहां पर ध्यान रखें टू मच और मच टू में डिफरेंस जो है वह क्या है। जब हम लोग बात करते हैं टू मच के बारे में, किसके बारे में? टू मच के बारे में। और वहीं पर हम लोग मच टू के बारे में जब बात करते हैं तो इन दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। जब जरूरत से ज्यादा के बारे में बात करते हैं तो क्लैरिटी आपको हो जाना चाहिए कि यह नकारात्मक केस में ही यूज किया जाता है प्राइमरली। लेकिन जब भी वाक्य में टू मच यानी मच के बाद आप हमेशा ध्यान रखें कि आने वाला शब्द नाउन होना चाहिए। जैसे आप बोलते हैं ना मच मनी, मच वेल्थ, मच नॉलेज, मच एक्सपीरियंस। तो मच के बाद जो नॉलेज, मनी, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं वो नाउन है, क्योंकि मच के बाद हमेशा नाउन आता है। वहीं पर जैसे आप बोलते हैं आप टू ब्यूटीफुल, टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट, टू गुड, टू बैड, कुछ बोलते होंगे आप। तो ये टू ब्यूटीफुल, टू स्मार्ट के बाद जो शब्द आता है, ध्यान रखें इनके बाद हमेशा हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से इन दोनों शब्दों का यूज करते समय आप लोग सावधानी बरतेंगे। रेडी में? चलिए, तो यहां पर मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जो आपने एक्सपेंसिव जो शब्द लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है? भाई किसी भी शब्द के लास्ट में फुल लिखा गया हो एडजेक्टिव होगा, किसी भी शब्द के लास्ट में SIV लिखा गया हो एडजेक्टिव होगा, किसी भी शब्द के लास्ट में OUS लिख दिया जाए एडजेक्टिव होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये आपके सामने वर्ड आते हैं BLE लिखा गया हो एडजेक्टिव होगा, SOM लिख दिया जाए एडजेक्टिव होगा। जैसे हैंडसम, ट्रबलसम, इर्कसम, तो ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं भाई? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये आपके सामने SIV से अभी आपके VPSC TRE 2.1 में 2.0 में प्रश्न पूछा गया था कि ना पैसिव वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है कि क्या है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं और यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, ये तो मैंने आपके सामने बता ही दिया। आते हैं दूसरे प्रश्न। शी हैज इनफ या फ्यू वेल्थ। फिर मैंने आपके सामने कहा कि इनफ वेल्थ जो शब्द है ये नाउन है, और नाउन के बारे में जब आप बात करते हैं तो क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रेडी में? मैंने आपको बताया कि फ्यू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं भाई? फ्यू का प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। लिटिल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? फटाफट आप लोग बताएंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। वहीं पर हम लोग बात करें किसके बारे में? इनफ के बारे में। तो इनफ एक ऐसा शब्द है, इनफ एक ऐसा शब्द है जहां पर हम लोग जब बात करते हैं तो ये काउंटेबल नाउन के साथ साथ
अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपके सामने रखूं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि इनफ मनी इनफ वॉइस, गेटिंग में। तो यहां पर देखिए आप, जैसे मैं आपके सामने यदि एक सेंटेंस रखना चाहूं तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, शी हैज इनफ नॉलेज, इनफ एक्सपीरियंस, कुछ भी लिख लीजिए आप। तो यहां पर इनफ के बाद आपने जो नॉलेज लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं पर आप लिख सकते हैं आई हैव इनफ बुक्स। तो यहां पर बुक्स जो शब्द है ये आपका काउंटेबल नाउन है। क्या है ये? काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनफ के बाद आने वाला जो शब्द होता है वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। यह मैं अल्टीमेटली बताने का प्रयास कर रहा था। गेटिंग में? किसी को कोई दिक्कत है? यहां पर किसी के पास कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताएंगे। किसी के पास कोई दिक्कत है तो प्लीज आप लोग बताएंगे। यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एक मिनट के लिए मैं आपके सामने ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब भी हम बातें करते हैं किसके बारे में, इनफ। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहां तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताएंगे। इनफ के बाद आप किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखें, यह भी एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जब हम लोग इनफ के बारे में बातें करने लगते हैं तो ध्यान रखें, इनफ जो शब्द है इसके बाद हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? इनफ के बाद नाउन आता है। लेकिन जब आप वाक्य में एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करते हैं। यानी इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है और इनफ के बाद नाउन आता है। क्या आता है भाई? इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है और इनफ के बाद नाउन आता है। इनफ से पहले एडजेक्टिव और इनफ के बाद नाउन आता है। ठीक है, जैसे टॉल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ के बारे में बात करते हैं तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट आपके सामने, जैसे मैंने बोला कि इनफ के बाद हम लोग नाउन रखते हैं। जैसे आपने कहा शालिनी हैज इनफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कुछ भी लिख लीजिए। तो यहां पर एक्सपीरियंस जो शब्द है नाउन है। वहीं पर बात आप करते हैं एडजेक्टिव के बारे में तो वहां पर आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि हमेशा इनफ के बाद क्या आएगा भाई? इनफ से पहले क्या आ जाएगा? तो वह एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? इनफ से पहले हमेशा आपका एडजेक्टिव आएगा। जैसे आपने कहा राधा इज टॉल इनफ टू गेट सक्सेस। आपने कहा सफलता प्राप्त करने के लिए वो पर्याप्त न लंबी है। यहां पर आपने लिखा टॉल जो शब्द है आपका एडजेक्टिव है, यहां पर आपने इनफ शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं आपको नटशेल में ये बताने का प्रयास कर रहा था कि जब भी आप इनफ के बारे में बात करें और तो ध्यान रखें कि इनफ का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर जो दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो उस केसेस में आप लोग ये बताइए कि यहां पर किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, ए, बी, सी और डी। फटाफट आप लोग बता देंगे। गो हेड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। टू मच सॉल्ट स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ डिश के बारे में बात कर रहे हैं। टू मच सॉल्ट स्पॉइल्स द डिश के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जरूरत से ज्यादा नमक जो है टेस्ट को खराब कर देता है। तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर किसका प्रयोग करेंगे। मुझे लग रहा है कि मैं अभी आपको पहले बताया था कि जब आप टू मच के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं भाई? टू मच के बारे में बातें करते हैं और मच टू के बारे में बातें करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? रेडी में? मैं आपको यह बताया था कि जब भी सेंटेंसेस का प्रयोग आप करें तो टू मच और मच टू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेंगे।
क्या करेंगे भाई, टू मच और मच टू का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि मच के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। वहीं पर यदि आपके सामने मच के बाद यदि टू शब्द का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद आप किसका प्रयोग करते हैं भाई, एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साल्ट यहां पर शब्द नाउन है, तो नाउन है तो उस केसेस में आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले जो टू आपने लिखा हुआ है इसका ना सीक्वेंस गलत है। यहां पर लिखना चाहिए सेंटेंस में टू मच सॉल्ट। क्या लिखना चाहिए, टू मच सॉल्ट लिखना चाहिए। टू मच एक्सपीरियंस, टू मच वेल्थ, जरूरत से ज्यादा धन है, गरीबों को दे दो ज्यादा धन है तो। गेटिंग में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यहां पर हमने आपको बताया शी इज इनफ टॉल टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। बी क्विक एंड बी फास्ट, ही इज के बारे में बात कर रहे हैं। हमने लिखा ही इज इनफ, बी सी, और यहां पर मैंने लिखा डी, बी क्विक एंड बी फास्ट। अभी मैं आपको बताया था कि इनफ का प्रयोग हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। इनफ का प्रयोग जब आप सेंटेंसेज में करें तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लें कि इनफ का प्रयोग हमेशा आप जब करें तो नाउन हो तो नाउन के पहले और एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के बाद। गड़ी में जैसे एक सेंटेंस के जरिए मैं आपको सामने बता देता हूं। यहां पर जो टॉल शब्द है आपका एडजेक्टिव है और इनफ आपने लिखा हुआ है। ये जो सीक्वेंस आपने लिखा हुआ है ये गलत है। इसके जगह पर लिखना चाहिए था इनफ टॉल। क्या लिखना, टॉल इनफ। क्या लिखना चाहिए था आपको, टॉल इनफ का प्रयोग करना चाहिए था। गेटिंग, क्यों, क्योंकि जब आप बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में तो एडजेक्टिव के बाद हम लोग इनफ शब्द का प्रयोग करते हैं। इनफ का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के बाद। वहीं पर यदि हम नाउन के बारे में बात करें तो नाउन का प्रयोग जब सेंटेंसेस में आप करते हैं तो नाउन से पहले हम लोग इनफ का प्रयोग करते हैं। नाउन से पहले हम लोग इनफ शब्द का प्रयोग करते हैं। Isn't it? इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, 1 मिनट के लिए आप लोग धैर्य रखेंगे। इनफ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, नाउन का प्रयोग करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट ये और एक कॉन्सेप्ट ये। गेटिंग? चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं और यहां पर मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न रखता हूं। चीजों को देखेंगे, समझ में आए तो आप लोग ना चीजों को लिखते रहेंगे। जैसे अभी आपके सामने मैंने बताया, पहले भी मैं बता चुका हूं, टू मच के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने लिखा टू मच के बाद क्या लिख सकते हैं, टू मच के बाद आप लिख सकते हैं टू मच वेल्थ लिख सकते हैं, टू मच वेल्थ लिख सकते हैं, टू मच नॉलेज लिख सकते हैं, टू मच मनी लिख सकते हैं, टू मच वेल्थ लिख सकते हैं, टू मच एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं। किसके बारे में बात कर सकते हैं भाई, टू मच एक्सपीरियंस के बारे में बातें कर सकते हैं। तो यहां पर आप इस बात को देखें और उसको समझने का प्रयास करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जितने भी शब्द आपके सामने मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी शब्द आपका नाउन है। तो इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे भाई, नाउन्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है और यहां पर आपके सामने दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, टू मच, मच के बाद, टू के बाद हमेशा हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ऐसा कैसे भाई, देखिए आप कहेंगे मच टू, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मच टू। तो मच टू के बाद मैंने अभी आपको बताया कि किसका प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव। जैसे मच टू ब्यूटीफुल, much too bad, much too stupid, much too painful। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा गया है ये सभी के सभी क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग बताते रहेंगे सो दैट आई कुड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी डायमेंशन बिफोर ऑल ऑफ यू। गेटिंग इट? चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि सेंटेंस आपके सामने लिखा है टू मच शुगर इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ डायबिटीज। आप बताइए यहां पर किस पार्ट में एरर एग्जिस्ट करता है, ए बी सी और डी। बी क्विक एंड बी फास्ट। फिर अब मुझे लग रहा है कि यहां पर अब आपको बताने की जरूरत नहीं है
कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना मैंने आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है। गेटिंग में? चलिए, तो ये सेंटेंस जो आपके सामने लिखा गया है, मच टू शुगर इंक्रीजेस, भाई आपको पता होना चाहिए कि मच टू के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और यहां पर आपका शुगर जो शब्द है ये क्या है? नाउन है। तो ऐसी अवस्था में टू मच लिखना चाहिए, क्योंकि टू मच के बाद ही आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो सीक्वेंस आपने लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस आपका गलत है, और इसके जगह पर पता है आपको क्या करना चाहिए? इसके जगह पर आपको लिखना चाहिए था, कलर मैं थोड़ा सा लिख दूं यहां पे, ये लिखना चाहिए था आपको टू मच शुगर। टू मच शुगर के बारे में बात करेंगे। गेटिंग? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहां पर हमने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया इस चीज को। शी इज इनफ ब्यूटीफुल टू अल्यूर द स्टूडेंट्स। आपको बताना है ए बी सी और डी के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा है। एक बात ध्यान रखें, इनफ का जब प्रयोग करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था, इनफ के पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यहां पर ब्यूटीफुल जो वर्ड है आपका एडजेक्टिव है, ये इनफ आपने लिखा, इसका मतलब ये सीक्वेंस जो आपने लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई आप इनफ के बाद किसका प्रयोग करते हैं? इनफ के बाद आप नाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर इनफ के बाद आपने ब्यूटीफुल का प्रयोग किया। ऐसी अवस्था में आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। गड़ी में? यहां पर लिखना चाहिए था ब्यूटीफुल इनफ। क्या लिखना चाहिए था भाई? ब्यूटीफुल इनफ का प्रयोग करना चाहिए था। यहां पर आपको लिखना चाहिए था ब्यूटीफुल इनफ। गेटिंग? तो चलिए, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दिस एरर्स आर मेड बाय द फॉरेनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, यह सेंटेंस आपके सामने कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप समझने के लिए बस इतना ध्यान रखें कि दिस और दैट का जब प्रयोग हम लोग करते हैं, दिस और दैट का जब प्रयोग करते हैं, तो दिस और दैट के बाद हमेशा ना सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। और जब आप सिंगुलर नाउन लिखते हैं तो दिस और दैट के बाद हमेशा ना क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दिस और दैट के बाद वर्ब भी जो आएगा वह भी सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पर दिस के बाद आपने ये नाउन प्लूरल लिखा है, प्लूरल नाउन लिखा है, और जो है वर्ब भी आपने प्लूरल लिखा है। इसका मतलब एरर आपका पता है कहां पर एग्जिस्ट करता है? ये दिस के जगह पर आपको दीज लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रामर ये कहता है कि दीज और दोज का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, दीज और दोज का प्रयोग जब हम लोग करते हैं, तो दीज और दोज के बाद हमेशा हम लोग प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लिखते हैं। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, जैसे मान लीजिए दीज बॉयज आर, दीज गर्ल्स आर, क्या लिखेंगे भाई? दीज बॉयज आर, दीज गर्ल्स आर। तो वैसे ही आप दीज एरर्स आर, ये गलतियां जो हैं ना फॉरेनर्स के द्वारा की गई हैं। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस सेशन को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान रखें, और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग जरूर पूछते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे बताना है। लेकिन आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहिए। मैं आप लोगों के प्रिपरेशन में हर कदम पर ना सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित हूं। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, गुड बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग ऑफ द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।